नमस्कार विद्यार्थियों। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम संस्कृत साहित्य जो है वह पढ़ रहे हैं। और संस्कृत साहित्य में पिछली क्लासों में हमने प्राचीन संस्कृत साहित्य की बात की थी। अब जो प्रारंभ कर रहे हैं वह अर्वाचीन संस्कृत साहित्य। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की बात करें, वह असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर स्कूल लेक्चरर है या सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है, सभी भर्ती परीक्षाओं में अर्वाचीन संस्कृत साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है और सिलेबस में एक बहुत बड़ी भूमिका भी है। और इसी सिलसिले में आज की क्लास में हम जो है वह अंबिका दत्त व्यास जो हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके जीवन के परिचय, इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में संस्कृत के विकास के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, संस्कृत की कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है, संस्कृत की कौन कौन सी रचनाओं को कौन कौन सी विधाओं में लिखा है, इन सारी बातों को हम आज की क्लास में देखेंगे। और किस तरह के प्रश्न जो हैं वह परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों की बात आज की जो है आज की क्लास में करेंगे। अंबिका दत्त व्यास जो है वह अपने आप में संस्कृत जगत के अर्वाचीन संस्कृत साहित्य की बात करें तो इनके संस्कृत अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के विकास में बहुत बड़ी भूमिका है। और इनका व्यक्तित्व कैसा रहा, इनका कृतित्व कैसा रहा, इन सारी चीजों की बात प्रारंभ करते हैं। जो स्टूडेंट इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में ही अगर आप स्कूल लेक्चरर या सेकेंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर बैच की तैयारी को करना चाहते हैं या कर रहे हो तो आप लभ्यम क्लासेस प्ले स्टोर पर जाकर के लभ्यम क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर सारे लेक्चर्स आपको वीडियो फॉर्मेट में और इनके सारे नोट्स जो हैं वह वहां पर मिलेंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें या फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड की बात करें, अर्वाचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है वह किसी का भी परिचय हो, कलानाथ शास्त्री का हो, पद्म शास्त्री का हो, अंबिका दत्त व्यास का हो या प्रभाकर शास्त्री हो या हरिद्विज व्यास हो, कोई भी हो, इन सबका जो परिचय अगर इसको आप इसका जो मैटर है वह बहुत सिलेक्टेड है, लिमिटेड है, इसके क्वेश्चन लिमिटेड है और वास्तव में इस यूनिट में से आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हो। लेकिन शर्त इतनी है, आपने जो पढ़ा है वह सही पढ़ा होना चाहिए और जो परीक्षा उपयोगी जो सामग्री है उसका अध्ययन आपने किया होगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। चलिए अंबिका दत्त व्यास जो है इनका जन्म की बात करते हैं। इनके सबसे पहले व्यक्तित्व से संबंधित जो बातें हैं उनको अपन क्लियर करते हैं कि इनका व्यक्तित्व क्या था, इनका जन्म वगैरह क्या था उसकी बात करते हैं। तो इनका जो जन्म है वह जन्म जो हुआ था वह 1858 को हुआ था, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ला चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन जो है वह अंबिका दत्त व्यास का जो है वह जन्म हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वह कौन सा था, तो इनका जो जन्म स्थान है वह जयपुर था। कौन था? जयपुर इनका जन्म स्थान था। और इसके साथ में ही इनके पिता का नाम, जो इनके पिताजी का नाम था वह था दुर्गादत्त। क्या था? दुर्गादत्त। इनके पितामह की बात करें, इनके पितामह जो थे माने दादाजी, वह कौन थे? तो इनके पितामह जो थे वह राजा राम थे। राजा राम दत्त जो थे वह इनके पितामह थे। देखिए पितामह राजा राम जो इनके दादा थे उनके दो पुत्र थे, एक का नाम तो था दुर्गादत्त और दूसरे जो इनके पुत्र थे उनका नाम था देवीदत्त। क्या नाम था? देवीदत्त। इसमें दुर्गादत्त जो थे, उन दुर्गादत्त के पुत्र के रूप में जो सुशोभित थे उनका नाम था अंबिका दत्त व्यास। कौन थे वह? अंबिका दत्त व्यास जो थे वह दुर्गादत्त जो थे उनके पुत्र थे। ठीक है, तो अंबिका दत्त व्यास जो थे उनके पितामह कौन थे? तो इनके पितामह जो थे वह राजा राम दत्त जो थे वह इनके पिताजी थे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा। देखिए वास्तव में अंबिका दत्त व्यास बाल्यावस्था से ही प्रतिभा के धनी थे। इस रीजन से, इस कारण से 12 वर्ष की अल्पावस्था में, है ना, 12 वर्ष की अल्पावस्था में ही इनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? सुकवि की उपाधि से नवाजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
सुकवि किसकी उपाधि है? तो आपको पता होना चाहिए कि सुकवि जो है वह अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है और 12 वर्ष की अल्पावस्था में ही अंबिका दत्त व्यास जो है उनको सुकवि की उपाधि से नवाजा गया था। और वास्तव में ऐसे प्रश्न जो है वह परीक्षा में पूछे जाते हैं उपाधियों से रिलेटेड, इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए, तो इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है वह इनके जो घर था, इनका गांव था, वहीं पर संपन्न हुई। और 1880 में, कब? 1880 में गवर्नमेंट कॉलेज काशी से इन्होंने साहित्याचार्य की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। किसकी परीक्षा को? साहित्याचार्य की परीक्षा को इन्होंने उत्तीर्ण किया था। इसके बाद इन्होंने 1899 में पटना कॉलेज में प्रोफेसर पद पर इन्होंने कार्य किया। 1899 में पटना कॉलेज में इनकी प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई थी। पटना कॉलेज में प्रोफेसर पद को अलंकृत किया। किन्होंने? अंबिका दत्त व्यास ने 1899 में पटना कॉलेज में प्रोफेसर पद पर इन्होंने कार्य जो है वह किया था। ठीक है, और इसके बाद आगे अपन बढ़े तो इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं, जो कि देखिए व्यक्तित्व से संबंधित माने माता पिता, जन्म स्थान या जन्म तिथि से संबंधित जो प्रश्न है वह परीक्षा में बहुत न के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इनका जन्म स्थान क्या है, कब हुआ था, क्योंकि हो सकता है कालक्रम के अनुसार कवियों का जमाने से संबंधित प्रश्न अगर परीक्षक डीप में जाकर के पूछता है तो पूछ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये चीज पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनके उपाधियों से संबंधित, इनको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी, क्योंकि उपाधियों से संबंधित जो प्रश्न है वह परीक्षा में श्योर पूछे ही जाते हैं। और पिछली भर्ती परीक्षाओं की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, स्कूल लेक्चरर हो या सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हो, इन सारी भर्ती परीक्षाओं में उपाधियों से संबंधित, देखिए उपाधियों से संबंधित प्रश्न क्या क्या आते हैं। एक तो उपाधि का नाम, ठीक है, उपाधि का नाम और उपाधि किसको दी गई है, किसको दी गई है, और उपाधि देने वाली संस्था का नाम। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उपाधि का नाम, कौन सी उपाधि किस रचनाकार को, किस कवि को दी गई है, और वो देने वाली संस्था कौन सी है। ये चीजें जो है वो परीक्षा में प्रीवियस भर्ती परीक्षाएं जो हुई है, पिछली भर्ती परीक्षाएं हैं, उनकी जो क्वेश्चनों का जो नेचर है उसको देखें तो ये इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब अंबिका दत्त व्यास की कौन कौन सी उपाधियां हैं, तो सबसे पहली उपाधि की बात करें तो वह है सुकवि। क्या नाम है उस उपाधि का? सुकवि। सुकवि जो है वह अंबिका दत्त व्यास जो है उनकी उपाधि है। 12 वर्ष की अल्पावस्था में किसने दी थी ये उपाधि, तो ये जो उपाधि देने वाली संस्था है उसका नाम है भारतेंदु मंडली। क्या नाम है? 12 वर्ष की अल्पावस्था में भारतेंदु मंडली द्वारा इन्हें सुकवि उपाधि से नवाजा गया था। किससे? सुकवि उपाधि से नवाजा गया था। क्लियर? इसके बाद अगली उपाधि है, उसका नाम है घटिका शतक। घटिका शतक या शतावधानी, ये दोनों उपाधियां हैं वह भी अंबिका दत्त व्यास की ही है। घटिका शतक का मतलब होता है, घटिका का मतलब होता है घड़ी। घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की होती है। 24 मिनट की एक घड़ी, एक घड़ी के अंदर जो 100 श्लोकों की रचना करने की सामर्थ्य रखते थे, ऐसे अंबिका दत्त व्यास, इसलिए इनको घटिका शतक कहा गया है। इसके साथ में शतावधानी इसलिए कहा गया है
कि ये 100 प्रश्नों के शंकाकारों के 100 शंकाओं को एक साथ सुनते थे, 100 प्रश्नों को एक साथ सुनते थे और उसको 100 प्रश्नों के सुनने के बाद उन समस्त 100 प्रश्नों के आंसर एक साथ ये देने की सामर्थ्य को रखते थे। इसलिए अंबिकादत्त व्यास जो है इनको घटिका शतक और शतावधानी की उपाधि से भी नवाजा गया था। लिख लीजिए 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने की सामर्थ्य होने के कारण इन्हें घटिका शतक या शतावधानी कहा जाता है। घटिका शतक एवं शतावधानी जो है वह कहा जाता है। ठीक है, अगली उपाधि की बात करें तो वह है तीसरी उपाधि जो है वह इनके नाम के साथ में लगाई जाती है, व्यास। अंबिकादत्त व्यास। अंबिकादत्त व्यास इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनका पूरा परिवार, राजा राम है, इनके पिताजी दुर्गादत्त जी हैं, ये सारे कुशल कथावाचक थे। इसलिए अंबिकादत्त व्यास की उपाधि इसलिए लगाई जाती है कि कुशल कथावाचक होने के कारण इन्हें व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। ठीक है, एक चौथी इंपॉर्टेंट उपाधि है और उसका नाम है अभिनव बाण। ये मोस्ट ऑफ सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन। अभिनव बाण, इस उपाधि से किसको नवाजा गया था या कौन सा कवि जो है अर्वाचीन संस्कृत साहित्य का जो अभिनव बाण के नाम से जाना जाता है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि अभिनव बाण क्यों कहा गया है। क्योंकि बाण भट्ट जो है वह गद्य साहित्य के ऐसे रचयिता हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति चित्रण को बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया है और इसी कारण से वही उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अंबिकादत्त व्यास जो है इन्होंने उस पैटर्न को फॉलो करते हुए उस प्रकृति चित्रण को जो है वह अंबिकादत्त व्यास ने भी अपनी रचनाओं में जगह दी है। इसलिए अंबिकादत्त व्यास को भी अभिनव बाण की उपाधि से नवाजा गया था। बाण भट्ट जो है उनके विषय में यह कहा जाता है बाणोश्लिष्टम जगत सर्वम, अर्थात जो बाण भट्ट है उन्होंने अपनी रचनाओं में संपूर्ण जगत को उच्छिष्ट किया है ना, वहां पर उन्होंने उखेरा है। उसी प्रकार जो अंबिकादत्त व्यास जो हैं उन्होंने भी, उनकी भी जो रचनाएं हैं उन्होंने भी बाण भट्ट का जो वर्णन करने का जो तरीका है उसको ही आधार बना करके अपनी रचनाओं को उन्होंने किया है। इसलिए अंबिकादत्त व्यास को अभिनव बाण कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रकृति चित्रण में निपुणता के कारण। प्रकृति चित्रण की निपुणता के कारण इन्हें अभिनव बाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव बाण कहा जाता ठीक है। ये तो जो थी वह इनकी उपाधियां थी। सुकवि है, इसके बाद घटिका शतक, शतावधानी है, व्यास है, अभिनव बाण है, ये इनकी उपाधियां थी। अब अपन बात करते हैं जो रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, और रचनाएं जो है वह परीक्षा में मुख्य तौर पर पूछी जाती हैं। तो इनका एक खंड काव्य जो है वह है सहस्त्र नाम रामायणम, गणेश शतकम, अवतार मीमांसा कारिका। ये जो है वह इनके खंड काव्य हैं। गद्य काव्य में शिवराज विजय जो है वह बहुत महत्वपूर्ण खंड काव्य है, गद्य काव्य है। गद्य काव्य की श्रृंखला में जो शिवराज विजय है वह उपन्यास विधा का काव्य है और शिवराज विजय में से मुख्य तौर पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो शिवराज विजय जो है वहीं से प्रश्नों की वहीं से जो मुख्य तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले कुछ समय पहले की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई थी, वहां से ही शिवराज विजय से एक प्रश्न पूछा गया था, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, जो सुक्ति है वह कहां से ली गई है?
तो वहां पर ये जो है वह अंबिका दत्त व्यास की रचना शिवराज विजय जो है उसमें से ही ये बात कही गई थी, और ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है उसमें भी पूछा गया है। अगली बात करें गद्य काव्य में सांख्य सागर सुधा, पातंजल प्रतिबिंब, दुख द्रुम कुठार, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम। गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम इंपॉर्टेंट रचना है, और ये जो रचना है वह व्याकरणात्मक रचना है, ठीक है ना। व्याकरण विषय पर आधारित जो रचना कौन सी है अंबिका दत्त व्यास की, तो गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम रचना है। संस्कृत संजीवन, संस्कृत अभ्यास पुस्तकम, और इसके बाद कथा कुसुमम। ये जो कथा कुसुमम है वह कथा संकलन है। क्या है? कथा संकलन है। कथा संकलन का मतलब है इसमें विभिन्न कथाएं, छोटी छोटी लघु कथाएं जो है उन लघु कथाओं का यहां संकलन मिलता है। कितनी कथाओं का लघु संकलन मिलता है यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। तो इसमें याद रखना कथा कुसुमम जो है उसमें कितनी कथाओं का संकलन है, तो 25 कथाओं का, 25 शिक्षाप्रद लघु कथाओं का संकलन जो है वह कथा कुसुमम में मिलता है। कथा कुसुमम किसकी रचना है परीक्षा में पूछ लिया जाए तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है, यह भी पता होना चाहिए। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास के रूपक हैं, कितने रूपक? 3 रूपक हैं, सामवतम, मित्रालाप, धर्माधर्म, कलकलम। ये 3 जो हैं वह अंबिका दत्त व्यास के रूपक हैं। देखिए जो चीज जहां पर हाईलाइट करके मैं बता रहा हूं उसको बहुत अच्छी तरह से आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी चूक जाते हैं, न केवल रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, रचनाओं के साथ में उसका विभाजन क्या है, उसमें प्रधान रस कौन है, नायक क्या है, उसका विभाजन कौन सा है, और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण उसकी विधा क्या है। ये जो परीक्षा चीजें हैं वो परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, और निश्चित जहां पर मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यही परीक्षा में पूछा जाता है। और ये सारी चीजें जो है वह अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर बता रहे हैं कि प्रकृति इस यूनिट में से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और रूपक जो है वह कितने हो गए? सामवतम, मित्रालाप, धर्माधर्म, कलकलम। ये इनकी जो है वह अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। कुछ अन्य रचनाएं हैं वह है प्राकृत प्रवेशिका, प्राकृत गूढ़ शब्दकोश, रेखा गणित, अनुष्टुप लक्षणोद्वार धार, रत्न पुराणम, बाल व्याकरणम, समस्या पूर्ति सर्वस्वम, द्रव्य स्तोत्रम, रत्नाष्टकम आदि। ये जो है वह अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। अंबिका दत्त व्यास जो है वह न केवल संस्कृत में ही प्रतिभा के धनी थे, संस्कृत के साथ में ही इन्होंने प्राकृत के विकास में भी बहुत सारे कार्य किए हैं। और जिस प्रकार से इनकी रचना है प्राकृत प्रवेशिका, प्राकृत भाषा में किस प्रकार से प्रवेश किया जाए, प्राकृत की ग्रामर को किस प्रकार से पढ़ा जाए, उसका वर्णन प्राकृत प्रवेशिका में मिलता है। प्राकृत गूढ़ शब्दकोश जो है वह निरुक्त जिस प्रकार से है, निरुक्त वैदिक शब्दों का निर्वचन ग्रंथ है, और उसमें वैदिक शब्दों का व्युत्पत्ति वहां पर दर्शाई गई है। उसी ग्रंथ के आधार पर प्राकृत गूढ़ शब्दकोश जो है उसमें प्राकृत के जो गूढ़, क्लिष्ट, कठिन जो शब्द हैं उन कठिन शब्दों का शब्दकोश जो है वह अंबिका दत्त व्यास ने बनाया है। और इसलिए कह सकते हैं कि अंबिका दत्त व्यास संस्कृत के साथ में ही इन्होंने प्राकृत के विकास के लिए, प्राकृत के उत्थान के लिए भी इन्होंने कार्य किया है। और इसके साथ में आगे बात करते हैं तो अनुष्टुप लक्षणोद्धार, रत्न पुराणम, बाल व्याकरणम, ये सारी जो है वह भी अंबिका दत्त व्यास की ही रचना है। क्लियर यहां तक? आगे इनकी हिंदी भाषा की भी कुछ रचनाएं हैं, और उसमें जो रचनाएं हैं आनंद मंजरी, रसली कजरी, धर्म की धूम, पावन पचासा, ये इंपॉर्टेंट रचना है। और ये जो है वह गत भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है कि पावन पचासा जो रचना है वह किसकी है, तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। रेल यात्रा, शिव विवाह, घनश्याम विनोद, कंसवध, सुकवि सतसई, ये जो है वह भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी रचनाओं में पावन पचासा और सुकवि सतसई, ये दोनों रचनाएं जो है वह इंपॉर्टेंट हैं, और इन दोनों रचनाओं को भी आपको बहुत अच्छी तरह से जो है वह ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर हो गया? अंबिका दत्त व्यास का व्यक्तित्व जो था उसके बारे में हमने कुछ पढ़ लिया, उनकी जीवनी के बारे में देखा, इसके बाद इनकी जो उपाधियां थी उनके बारे में भी हमने देखा, इसके बाद जो देखा हमने उनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, उन रचनाओं के बारे में देखा। अब रचनाओं का परिचय जो है उसको हम देखते हैं, क्योंकि वहां से भी जो प्रश्न है वह पूछे जाते हैं, ठीक है। रचना परिचयों में बात करें तो रचना परिचय, पहला जो रचना परिचय है उसको देखते हैं। और पहला रचना परिचय है उसमें सबसे पहली बात करते हैं शिवराज विजय।
किसकी बात करें? शिवराज विजय। शिवराज विजय जो है वह अंबिका दत्त व्यास जो है, उन अंबिका दत्त व्यास की बहुत प्रसिद्ध रचना है। और जैसा कि शिवराज विजय जो है उसकी विधा कौन सी है, यह अगर परीक्षा में पूछा जाता है। शिवराज विजय जो है वह गद्य साहित्य का उपन्यास विधा का ग्रंथ है। कौन सी विधा का ग्रंथ है? शिवराज विजय जो है वह उपन्यास विधा का ग्रंथ है। ठीक है, उपन्यास विधा का ग्रंथ है। दूसरी बात जो है वह यह है कि इसमें प्रधान रस कौन सा है। परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि इसमें प्रधान रस कौन सा है, तो इसमें जो प्रधान रस है वह वीर रस है। इसके बाद यह पूछा जाए कि इसमें नायक कौन सा है, तो इसका जो नायक है वह मराठा केसरी, मराठा केसरी शिवाजी। शिवाजी जो है वह इसके नायक हैं। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए इसको जो है वह तीन विराम, ठीक है, तीन विरामों में बांटा गया और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। कितने हैं? प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। ठीक है, 3 विरामों में बांटा गया और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास जो है वह शिवराज विजय में है। फिर यह बात पूछ ली जाए कि मराठा केसरी शिवाजी जो है वह किस प्रकृति के नायक हैं, तो यह चीज भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो नायक हैं वह धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। प्रमुख पात्र इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें गौर सिंह, रघुवीर सिंह, और औरंगजेब, ये इसके कुछ जो हैं वह पात्र है। क्लियर? कौन कौन से? गौर सिंह है, रघुवीर सिंह है, औरंगजेब है। 3 विराम 4 निश्वासों में इसको बांटा गया है। प्रधान रस इसका वीर है। इसकी एक सूक्ति जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है और पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछी भी गई है। और वह एक सूक्ति महत्वपूर्ण है, वह है कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। या तो कार्य की सिद्धि करो, है ना, कोई भी कार्य कर रहे हो तो उस कार्य में इतने मशगूल हो जाओ, इतने व्यस्त हो जाओ, इतने डूब जाओ कि उस कार्य की सिद्धि करो। अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज नहीं करूंगा तो देहम व पातेयम, अर्थात अपने देह का नाश करो। अर्थात अपने देह का नाश करने से बेटर है उस कार्य की सिद्धि करने के लिए जितना हमें मेहनत परिश्रम की जरूरत है उतना मेहनत या परिश्रम हम करें। ठीक है, तो ये शिवराज विजय जो है उसमें ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक महत्वपूर्ण जो बात है वह ये है कि इस शिवराज विजय में जो है वह मुहावरों का प्रयोग किया गया है। और अर्वाचीन संस्कृत साहित्य की बात करें तो अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में हिंदी भाषा में मुहावरे तो देखे हमने, लेकिन जो संस्कृत भाषा में मुहावरों का जो प्रयोग है वह शिवराज विजय में ही किया गया है। और वह मुहावरे कौन से हैं वह भी इंपॉर्टेंट है और वो पूछे भी जाते हैं। मुहावरों का प्रयोग इसमें किया गया है और वह मुहावरे का प्रयोग जो है वह पहला है घृतेन स्नातु भवदरसना। घृतेन स्नातु भवद रसना। ठीक है, दूसरा जो मुहावरा है जो परीक्षा में पूछे जाता है, एक मप्येकादशः भवन्तीति। ये जो है वह शिवराज विजय जो है उस शिवराज विजय के जो मुहावरे हैं वह मुहावरे के प्रयोग हैं। जब आपकी मेहनत कोई देखता है और आपकी मेहनत को देख करके सामने वाला क्या कहता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो भगवान करे आपको उसमें सफलता मिले। और जैसे ये उसके शब्द होते हैं तब हमारे मुंह से एक चीज निकलती है
कि हाँ आपने सही कहा और आपके मुंह में घी शक्कर, ये चीज है ना, तो वही इसको संस्कृत में उस मुहावरे का संस्कृत प्रयोग जो है वह ये है, ग्रतेन स्नातु भवद रसना, अर्थात आपके मुंह में घी शक्कर। क्या है? आपके मुंह में घी शक्कर। इसके बाद जो है वह है एक एक मप्पी का दशा भवंती थी, अर्थात एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 11 होते हैं, ये जो है वह इसका अर्थ होता है। और यह संस्कृत में शिवराज विजय में इन मुहावरों का प्रयोग देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये शिवराज विजय जो है, उस शिवराज विजय की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने यहां पर देखा। शिवराज विजय जो है वह उपन्यास है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, और इसको 3 विराम और प्रत्येक विराम को 4 निश्वासों में बांटा गया है, और इसके साथ में इसका कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, ये जो है वह महत्वपूर्ण सूक्ति है, और इसका जो इसमें प्रधान रस है वह वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा इसकी रचना है वह है सहस्त्र नाम रामायण। सहस्त्र नाम रामायण, सहस्त्र नाम रामायण जो है ये जो है वह स्तोत्र काव्य है। क्या है? स्तोत्र काव्य है, और 195 पद्यों का 195 पद्यों का स्तोत्र काव्य है। क्या है ये? 195 पद्यों का ये क्या है? स्तोत्र काव्य है, और रामायण जो है उस रामायण पर ही आधारित ये स्तोत्र काव्य लिखा गया है। तीसरी जो रचना है वह है सांख्य सागर सुधा। तीसरी रचना का नाम है सांख्य सागर सुधा। जिस प्रकार से सांख्य दर्शन जो है, उस सांख्य दर्शन के विभिन्न जो तत्व हैं, इस विभिन्न तत्वों का यहां पर निरूपण किया गया है। 25 तत्वों का निरूपण, 25 तत्वों का निरूपण, प्रकृति पुरुष वर्णन, प्रकृति पुरुष वर्णन और कैवल्य वर्णन। इन सब का वर्णन जो है कौन से दर्शन के अनुसार? सांख्य दर्शन सम्मत, अर्थात सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व कौन से हैं? प्रकृति पुरुष, प्रकृति से महत, अहंकार, पंचतन मात्राएं है ना, कर्मेंद्रिय के, ये सारी चीजें हैं, उसका वर्णन, प्रकृति पुरुष का वर्णन, कैवल्य का वर्णन, ये सारी चीजों का वर्णन जो है वह सांख्य सागर सुधा जो इनकी रचना है, उस सांख्य सागर सुधा में ये जो चीज है वह की गई है। वह दूसरा है अवतार मीमांसा कारिका। अवतार मीमांसा कारिका। अंबिका दत्त व्यास जो है वह अवतारवाद जो है, उस अवतारवाद के उसको उसके समर्थन में थे, और अवतारवाद के समर्थन में होने के कारण 261 अनुष्टुप छंदोबद्ध पद्यों के माध्यम से 261 अनुष्टुप छंदोबद्ध पद्यों के माध्यम से पद्यों के माध्यम से 8 प्रश्नों के समाधान में, 8 प्रश्नों के समाधान के द्वारा अवतारवाद को स्पष्ट किया है। अवतारवाद को स्पष्ट किया है। किसमें किया है? तो अवतार मीमांसा कारिका। अवतार मीमांसा कारिका में अंबिका दत्त व्यास जो है उन्होंने 261 अनुष्टुप छंद में बद्ध पद्यों के माध्यम से 8 प्रश्नों को
जो प्रतिवादी हैं या शंकाकार जो हैं वो प्रश्न करते हैं, और उन 8 प्रश्नों को स्पष्ट किया है कितने छंदों के माध्यम से, कितने पद्यों के माध्यम से, 261 जो पद्य हैं उन 261 पद्यों के माध्यम से शंकाकार के 8 प्रश्नों को समाधान करते हुए अवतारवाद को स्पष्ट करते हुए अवतारवाद का समर्थन इन्होंने किया है। ठीक है। अगली जो रचना है वह है पातंजल प्रतिबिंब। अगली रचना का नाम है पातंजल प्रतिबिंब। योग दर्शन जो है, पातंजलि का संबंध कौन से दर्शन से है? योग दर्शन से है। तो योग दर्शन के जो समस्त तत्व हैं उन तत्वों का निरूपण जो है इन्होंने पातंजल प्रतिबिंब में इन्होंने किया है। ठीक है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है और आगे रचनाओं की बात करते हैं। तो इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण रचना है वह है कथा कुसुमम। उस रचना का नाम है कथा कुसुमम। कथा कुसुमम जो है वह अंबिका दत्त व्यास की 25 लघु कथाओं का संकलन है। क्या है? 25 लघु कथाओं का संकलन जो है वह 25 लघु कथाओं का संकलन जो है वह कथा कुसुमम जो इनकी रचना है उसमें मिलता है। अगली रचना का नाम है वह है सामवतम। सामवतम अंबिका दत्त व्यास की, एक तो शिवराज विजय और सामवतम, ये दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से जो प्रश्न है वह पूछे जाते हैं। तो सामवतम जो है वह रूपक है। क्या है? रूपक विधा का ग्रंथ है या नाटक है। ठीक है, तो नाटक है तो इसमें जो है वह अंक कितने हैं? क्योंकि महाकाव्य में सर्ग होते हैं, नाटक या रूपक जो होता है उसमें सर्ग होते हैं। तो कितने हैं? 6 सर्ग हैं। सामवतम नाटक में कितने सर्ग हैं? अगर ये परीक्षा में पूछ लिया जाए तो जो है उसमें 6 सर्ग हैं। इसके बाद इसका जो कथानक है वह कहां से लिया गया है? तो स्कंद पुराण जो है उस स्कंद पुराण का सामवतोपाख्यान है। स्कंद पुराण में क्या मिलता है? सामवतोपाख्यान मिलता है। उस सामवतोपाख्यान में जो है सामवतोपाख्यान जो है स्कंद पुराण में मिलता है और उस स्कंद पुराण का सामवतोपाख्यान है, वहां से सामवतम जो रूपक है, सामवतम जो नाटक है, उसके कथानक को इन्होंने वहां से लिया है। क्लियर? अब इसमें वर्णन क्या है? तो क्या होता है कि दुर्वासा ऋषि, सुलभ कोप महर्षि जिसको कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो ऋषि पुत्र सामवन, ऋषि पुत्र का नाम क्या था? सामवन। ऋषि पुत्र सामवन जो है वह दुर्वासा ऋषि जो सुलभ कोप महर्षि हैं, उस दुर्वासा ऋषि के क्रोध से उत्पन्न श्राप के द्वारा कारण जो सामवन है वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? स्त्री रूप में परिवर्तित। स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण फिर क्या होता है? जो सामवान थे उन सामवान का मित्र था, उनका नाम था सुमेधा। क्या नाम था इसके मित्र का? नाम सुमेधा। और इन दोनों की मित्रता बहुत अच्छी थी। सामवन जो है वह दुर्वासा के ऋषि के श्राप से स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद सामवन जो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते हैं उनका प्रेम प्रणय जो है वह सुमेधा से होता है। सुमेधा से प्रेम प्रणय होने के बाद सुमेधा और सामवान जो पूर्व जन्म में था और वर्तमान में वह स्त्री रूप में दुर्वासा के ऋषि के श्राप के कारण स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया है। तो उस सुमेधा और सामवान जो ऋषि पुत्र था जो वर्तमान में स्त्री है, उन दोनों का विवाह और प्रणय प्रेम का जो वर्णन है वह सामवतम में किया गया है। यहां तक क्लियर हो गया? दूसरी बात, अब प्रणय प्रेम का वर्णन है, तो प्रणय प्रेम का वर्णन होने के कारण इसमें इसका जो रस, अगर प्रधान रस पूछ लिया जाए कि इसमें प्रधान रस कौन सा है, तो इसमें इसका जो प्रधान रस है
वह कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। इसका नायक अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो इसका जो नायक है सामवतम का, उसका नाम है सुमेधा। और इसके बाद इस सुमेधा की प्रकृति पूछ ली जाए, कौन सी प्रकृति का नायक है? तो इसकी प्रकृति का नायक, कौन सी प्रकृति का नायक है? तो धीर प्रशांत प्रकृति का नायक है। साथियों, विद्यार्थियों, इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है कि अगर शिवराज सामवतम में से प्रश्न जो है वह इससे बाहर कोई पूछ ले परीक्षक, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वह इसमें यहां पर मैंने क्लियर कर दी। और मेरे को नहीं लगता, और प्रीवियस ईयर के पेपरों की भी बात करें तो मेरे को कहीं इसके अलावा कोई प्रश्न मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो ये बस शर्त ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको सही करना है। ऐसा नहीं हो कि वहां पर पूछ ले कि कथा कुसुमे अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित कथा कुसुमे आहत्य कथी लघु कथानी संति, वहां पर यह पूछ लिया जाए, तब आप ये कर लो कि हमें तो ये पता ही नहीं है, या फिर वहां पर ऑप्शन गलत भर लो, पंचविंशति कथाओं का संकलन वहां मिलता है और आप वहां पर विंशति करके आ जाओ, 63 कथाओं का संकलन करके आ जाओ, या 12 कथा उत्तर भर के आ जाओ, तो इसके लिए तो फिर इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। ठीक है, इसलिए जो बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और इतना भी आप करके परीक्षा में आ जाओगे तो डेफिनेट आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में ही रहोगे, है ना। और जब रिजल्ट आएगा तब इसके सकारात्मक परिणाम भी देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वह सामवतम रूपक जो है, उस सामवतम रूपक की जो है वह मुख्य बात जो है वह हो गई। चलिए अगली बात करते हैं। एक तो है धर्माधर्म कलकलम, ये भी रूपक है, और दूसरा है मित्रालाप। एक तो है मित्रालाप और दूसरा जो है वह है धर्माधर्म कलकलम। ये जो दोनों हैं वह रूपक हैं। क्या है? रूपक हैं। और इसमें क्या किया गया है कि लघु लघु छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से जो अंबिका दत्त व्यास हैं उन्होंने अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया है। इसलिए मित्रालाप और धर्माधर्म कलकलम इनको संवाद रूपक की इनको जो है वह संवाद रूपक उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संवाद रूपक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बड़े बड़े वाक्य नहीं है, अपितु छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से संवादात्मक तरीके से इस रूपक को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मित्रालाप और धर्माधर्म कलकलम इसको संवाद रूपक उपनाम से भी जाना जाता है। मित्रालाप जो है उसका जो उद्देश्य है वह क्या है? तो धर्म की रक्षा के लिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो धर्म रक्षार्थ सनातन धर्म सभाओं का आयोजन आवश्यक है। ठीक है, तो इस उद्देश्य को लेकर के, अर्थात धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म की जो सभाएं हैं, धर्म सभाएं हैं, उस धर्म सभाओं का आयोजन आवश्यक है। अगर धर्म की सभाएं होंगी तो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। दूसरा जो है धर्माधर्म कलकलम, इसका उद्देश्य क्या था? तो धर्माधर्म कलकलम इसका उद्देश्य था कि अधर्म के नाश के लिए, अधर्म की नाश के लिए भगवान श्री राम जो हैं, भगवान श्री राम जो हैं उनका कीर्तन, उनका जो कीर्तन है वह आवश्यक है। ठीक है, अर्थात अधर्म के नाश के लिए भगवान श्री राम का भजन कीर्तन है वह आवश्यक है। भगवान राम जो है, उन राम का भजन कीर्तन करोगे तो धर्म की प्राप्ति होगी,
धर्म की स्थापना होगी, और जहां जहां धर्म होगा तो उसका जो विपरीत है, अपोजिट है, अर्थात अधर्म जो है, उस अधर्म का नाश जो है वहां होना निश्चित है। इसलिए जो धर्माधर्म कलकलम जो रूपक है वह संवादात्मक रूपक है, और उसका उद्देश्य जो है वह क्या है कि अधर्म के विनाश के लिए भगवान राम जो है, उन भगवान राम का भजन कीर्तन आवश्यक है। यही इनका जो है वह उद्देश्य था। तो ये दोनों है मित्रालाप, धर्माधर्म, कलकलम, ये दोनों जो है वह रूपक की श्रेणी में आते हैं। अगली जो रचना है वह है गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्याकरणात्मक अंबिका दत्त की व्यास की कोई रचना है तो उसका नाम है गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम। क्या नाम है? गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम। गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम जो है वह व्याकरणात्मक रचना है। कैसी रचना है? सबसे पहली बात, व्याकरण शास्त्र पर आधारित अंबिका दत्त व्यास की कौन सी रचना है? तो वह रचना है गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम। इसमें जो है दो भाग हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। इसके द्वितीय भाग को क्या नाम दिया गया है? तो व्युत्पत्ति प्रदर्शनम। इसके द्वितीय भाग को क्या नाम दिया गया है? व्युत्पत्ति प्रदर्शनम। और प्रथम भाग जो है, उस प्रथम भाग में 10 श्लोक और 111 साधारण वाक्यों के द्वारा, 10 श्लोक और 111 साधारण वाक्यों के द्वारा संस्कृत व्याकरणात्मक जो गलतियां हम जो करते हैं इसको उसकी तरफ जो है वह ध्यान आकर्षित किया गया है 10 श्लोक और 111 साधारण वाक्यों के द्वारा। द्वितीय भाग में व्युत्पत्ति प्रदर्शनम, व्युत्पत्ति प्रदर्शनम के इसमें जो है वह संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति के बारे में प्रकाश डाला गया है। संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति पर प्रकाश जो है वह इसके ठीक है, व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के विभिन्न शब्दों की व्युत्पत्ति पर जो प्रकाश है वह व्युत्पत्ति प्रदर्शन पर डाला गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो बात है वह अंबिका दत्त व्यास के प्रमुख जीवन परिचय से संबंधित हमने देखी है। इसके बाद जो है इन्होंने जो काम किया था वह किया था संस्कृत भाषा की रक्षार्थ, संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए इन्होंने संजीवनी संस्कृत समाज की स्थापना की थी। कौन सी? संजीवनी संस्कृत समाज की स्थापना इन्होंने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए की थी। संस्कृत भाषा की रक्षार्थ इन्होंने संजीवनी समाज की स्थापना की थी। इनका प्रिय अलंकार कौन सा, ये पूछ लिया जाए परीक्षा में, इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? तो प्रिय अलंकार जो है वह विरोधाभास अलंकार है। और इस विरोधाभास अलंकार का प्रयोग जो है इन्होंने शिवराज विजय जो है वह शिवराज विजय में भी इन्होंने वहां पर किया है। ठीक है, इस प्रकार से अंबिका दत्त व्यास जो हैं इन्होंने संस्कृत साहित्य के, अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के विकास में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। और इसी कार्य को संस्कृत के उत्थान के लिए, संस्कृत के विकास के लिए ये करते हुए इन्होंने 19 नवंबर 1999 में अपने प्राणों को इन्होंने त्याग दिया। और प्राणों के त्याग के साथ में इनके जो संस्कृत साहित्य के विकास में जो योगदान रहा उनको आज हम विभिन्न रचनाओं को जब हम अध्ययन करते हैं तब हमें वास्तव में यह आभास होता है
ये हमें महसूस होता है कि वास्तव में अंबिका दत्त व्यास जो है उन्होंने संस्कृत के विकास के लिए, संस्कृत साहित्य के विकास के लिए बहुत बड़ा इन्होंने कार्य किया है। तो इन्हें, इनके द्वारा जो किए गए योगदान है, इनके द्वारा जो किए गए जो कार्य हैं, उसके लिए हम वास्तव में आज भी इनको बहुत याद करते हैं और इनके जो कार्य हैं इनको आज हम पढ़ भी रहे हैं। इसलिए अंबिका दत्त व्यास जो है, उनका निधन जो है वह 19 नवंबर 1999 नहीं 1900 को, 19 नवंबर 1900 को इनका जो है वह निधन हो गया था। क्लियर? 19 नवंबर 1900 को इनका निधन हो गया। इस प्रकार से आज की क्लास जो है उसमें हमने अंबिका दत्त जो व्यास हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित संपूर्ण जो जानकारी है उसको पढ़ा। अगली क्लास में अगले रचयिता के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।